दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बारामासा में आपका स्वागत है। मैं अभी हूँ पीछे एक बड़ा खूबसूरत सा शहर आपको अभी फ्रेम पर दिखाई दे रहा होगा। ये बागेश्वर शहर है और ये बागेश्वर ज़िले का हेडक्वार्टर्स भी है। बागेश्वर ज़िला यानी कि उत्तराखंड का एक सबसे इंटीरियर ज़िला, जो कि बहुत दुर्गम इसके पास कुछ इलाके भी हैं। तो अभी हम यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं, हम एक चुनावी यात्रा में हैं, चुनाव को कवर कर रहे हैं। तो अभी हम बागेश्वर पहुँचे हैं और बागेश्वर में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बागेश्वर की सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों से, जो कि यहाँ पर सामाजिक कार्यों में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और हमने सोचा कि क्यों ना हम सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश करें कि आखिर बागेश्वर शहर और बागेश्वर ज़िले के चुनावों के इर्द गिर्द क्या मसले हैं, और जो पिछले 22 सालों में, उत्तराखंड बनने के बाद के पिछले 22 सालों में उत्तराखंड में जो चीज़ें जिस तरह से डेवलप हुई हैं और जो चीज़ें जिस तरह से शेप लेती गई हैं, उसमें बागेश्वर के हिस्से क्या आया है, बागेश्वर कैसा ये इलाका, ये ज़िला, इसको क्या होना चाहिए था और किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो पाई। तो हम बागेश्वर के मुद्दों को जानने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अभी बागेश्वर शहर एक ऐसे योजना के एक प्लान से जूझ रहा है, और जिसे महायोजना कहा गया है, और जिसके अलावा फिर एक विकास प्राधिकरण का मसला है। तो ये दो मसलों ने बागेश्वर के समीकरणों को, बागेश्वर शहर के जो आम लोग हैं, उनको काफ़ी चुनौतियों से एक तरह से जूझने पर मजबूर कर दिया है। थोड़ा सा ये जो एक्शन प्लान है बागेश्वर शहर के बारे में, उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा, पंकज भाई, आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा ये ब्रीफली इस पूरे मामले को समझाएं कि ये मामला है क्या। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, बागेश्वर एक पहाड़ी नगर है। बागेश्वर की बात करूं तो बागेश्वर कत्यूरी राजाओं के समय की बसासत यहाँ पे शुरू हुई है, तो तब का नगर यहाँ पे है बागेश्वर। अब देखें, आज हमारे बागेश्वर में जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड बनने के बाद 2005 में बागेश्वर एक नियत प्राधिकारी करके एक यहाँ पे जो कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है निर्माणों को, विनियमित क्षेत्र का गठन यहाँ पे 2005 में किया गया। उसके बाद हमारी सरकार ने 2011 में बागेश्वर नगर पालिका और उसके सराउंडिंग वाले 19 ग्राम पंचायतों को मिला के यहाँ पे एक मास्टर प्लान लगाया गया है, जो 2031 तक के लिए है। मास्टर प्लान में ये विसंगति है कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे ज़मीनें जो हैं सीढ़ीदार खेत होते हैं, आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े खेत, जैसे खेत की मेढ़ है उसी हिसाब से लोगों को उसका स्वामित्व होता है। तो मास्टर प्लान में ये किया गया है कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन का विभिन्न भू उपयोग मनमाना तरीके से कर दिया गया है। उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, केवल नक्शे में उस भू उपयोग खींच दिया गया है। कहीं पे वन भू उपयोग ज़मीन दर्शा दी गई है, कोई ज़मीन आवासीय भू उपयोग के लिए दर्शा दी गई है, कोई कार्यालयी भू उपयोग के लिए, कोई सामुदायिक भू उपयोग के लिए। इस तरह से पूरे बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र और उससे लगे हुए 19 गाँवों का भू लैंड यूज चेंज कर दिया है। 2011 से 2018 तक यहाँ जो भी नक्शे मकान बनाता था अपना, चाहे आवासीय बनाए चाहे व्यावसायिक बनाए, वो नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र से पास हो जाते थे। उसकी अथॉरिटी थी उप जिलाधिकारी बागेश्वर को। तब मास्टर प्लान को देखा नहीं जाता था, क्योंकि उप जिलाधिकारी एक लोकल अथॉरिटी होती है, वो नॉर्मली एक मामूली शुल्क होता था, वो करके नक्शा पास हो जाता था लोगों के भवन बनाने।
असली दिक्कत आई 2018 में, जब से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पूरे प्रदेश में लगा, तो उसका असर ये हुआ। फिर विनियमित क्षेत्र आपने ख़त्म कर दिया, विनियमित क्षेत्र को आपने जिला विकास प्राधिकरण में मर्ज कर दिया, तो एडीएम बागेश्वर को उसका काम दिया गया। तो उसके बाद ये चेंज आया कि जिसको भी मकान बनाना होता था, पहले जो स्थानीय स्तर पे नक्शे पास हो जाते थे, अब वो टाउन प्लानर हल्द्वानी की रिकमेंडेशन के बाद नक्शे पास होते थे। अब टाउन प्लानर के पास जब कोई भी आवेदक नक्शे पास होने के लिए जाता था, तो वो सबसे पहले महायोजना से उसका मिलान करते थे। महायोजना के अनुरूप, भू उपयोग के अनुरूप मकान का आवेदन है या नहीं है, वो देखते थे। तो उसमें अधिकांश, मतलब 90% नक्शे उसमें पास हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोगों को अपने आवासीय मकान बनाने होते हैं। अब बागेश्वर जिला मुख्यालय है, और जिला मुख्यालय होने के नाते आसपास के गाँव के, दूर दराज के गाँवों से लोग यहाँ आके जितना भी उनका संभव है, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा, एक नाली आधा नाली लेके या किराए में आके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो एक उस उम्मीद के साथ यहाँ पे लोग आते थे और ज़मीन खरीदते थे। अब वो अपना जब आवासीय मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने के लिए जाते थे, तो टाउन प्लानर उसको महायोजना के नक्शे से मिलाता था। अब उसमें अधिकांशतः जो है भू उपयोग के कारण वो नक्शे पास नहीं होते थे। उसका नतीजा ये हुआ, लोग जानबूझ के अवैध निर्माण करने को अपनी ही ज़मीन में निर्माण कर रहे थे, जो सरकार की दृष्टि से अवैध निर्माण होता था। उसके एवज में उनको नोटिस चले जाते थे। तो अब कोई भी एक आम नागरिक है पहाड़ का, सीधे साधे लोग हैं, अगर उनके पास सरकारी नोटिस आ जाता है, कोई पटवारी आ जाता है, सरकारी मुलाजिम आ जाता है, तो आदमी घबरा जाता है। तो उसका असर ये हुआ, हमारे बागेश्वर में 2 लोगों ने सुसाइड किया। एक पूर्व सैनिक हैं, जिनका पूर्व का मकान बना था, वो दुमंजला बना रहे थे, रिटायर होके आए, दुमंजला उन्होंने बनाना चाहा, बीम कॉलम डाले, और लेकिन उनका नक्शा पास हो नहीं सकता था नियमों के अनुरूप, इसलिए उनका आधा स्ट्रक्चर, मतलब वही बीम कॉलम डले हुए, और वो प्राधिकरण के नोटिसों से इतने अजीज आ गए, एक उनको इतनी आत्मग्लानि और शर्म महसूस हुई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। दूसरा, ठीक कलेक्ट्रेट जाने वाले रास्ते के ठीक नीचे है कल्याण सिंह रावत जी। तो उनकी ज़मीन जो है कार्यालयी भू उपयोग के लिए महायोजना में दर्ज है, तो उनको अपना आवासीय मकान बनाना था, तो वो पास हो नहीं सकता था। गरीब आदमी थे, लगातार मतलब उनको ध्वस्तीकरण के ऑर्डर पास हो गए। तो इतने तनाव में आए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। बाकायदा उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें ये स्पष्ट लिखा था कि मैं प्राधिकरण के उत्पीड़न की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ। तो ये बागेश्वर की एक कहानी है। आम लोगों के लिए जहाँ इतनी दुश्वारियाँ हो रही हैं, वहीं सरकारी निर्माण, एक विडंबना ये भी है कि सरकारी निर्माण बागेश्वर में बदस्तूर जारी है, जबकि सरकार के नियम कहते हैं कि चाहे आम लोग हों, चाहे सरकारी विभाग हों, वो सब महायोजना और प्राधिकरण के नियमों के तहत निर्माण करेंगे। तो जो नियम आम लोगों पे लागू होते हैं, वही नियम सरकारी विभागों पे भी लागू होते हैं। लेकिन सरकारी अमला ये है, वो भी, क्योंकि व्यवहार में तो वो नियम लागू हो ही नहीं सकते हैं। अब कैसे आप कर लोगे? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ चकबंदी है नहीं, ज़मीन चौकस ज़मीन है नहीं, आड़ी तिरछी ज़मीन है, पहाड़ी सीढ़ीदार ढालूदार ज़मीन है, उसमें जैसी ज़मीन है उस हिसाब से आपको निर्माण करना होता है। तो सरकारी विभागों का निर्माण भी उसी अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। लेकिन अब सरकार है, उनको बनाना है, उनका बजट आया है, वो बनाते हैं। तो ये भी लड़ाई बागेश्वर के लोग बहुत मुसीबतों से जूझ रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में ऐसी बात जनता के बीच में आनी चाहिए। जब प्राधिकरण हटाओ मोर्चा के तहत 2018 से हम लोग लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग उठा रहे हैं सरकार के सामने कि भाई आप प्राधिकरण और ये महायोजना को समाप्त करो। तो उत्तराखंड के विभिन्न पहाड़ी जनपदों में ये मांग उठी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। तो उसके एवज में सरकार थोड़ा दबाव में आई। सरकार ने एक विधानसभा अध्यक्ष हमारे हैं जो निवर्तमान पिछले सरकार में, उन्होंने एक कमेटी बनाई इसको दोबारा से रिव्यू करने के लिए प्राधिकरणों को। और एक सौभाग्य की बात हम उसको कहेंगे कि उस कमेटी का अध्यक्ष हमारे बागेश्वर जिले के बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे माननीय विधायक चंदन राम दास जी हैं, जो 3 बार से लगातार यहाँ पे विधायक हैं, उन्हीं को उसका अध्यक्ष बनाया गया।
हमें उम्मीद थी, हम उनसे मिले, हमने उनको मेमोरेंडम भी दिया पूरा लिख के, सब कुछ उनको छोटी सी छोटी डिटेल उनको समझाई। तो हमें उम्मीद थी कि वो, चूँकि सरकार पहल कर रही है, उनको अध्यक्ष बनाया है कमेटी का, कमेटी अब एक अच्छी जो जनता के हित में है ऐसी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपेगी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, उस कमेटी की रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। और अभी जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले, मुख्यमंत्री जो दूसरे मुख्यमंत्री आए तीरथ सिंह रावत जी, वो लगातार उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा मीडिया को बयान दिया है कि प्राधिकरण जो है ये भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए जनता से वसूली कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उस कमेटी मुख्यमंत्री जब बने उन्होंने ये घोषणा करी, उन्होंने किया कि हम प्राधिकरणों को समाप्त करते हैं। अब वो मौखिक घोषणा थी, उसको अमल में तो आया नहीं। तो अंततः जो है उत्तराखंड के अन्य, पहले क्या था, जो प्राधिकरण लगा था उत्तराखंड के सभी नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्रों में, और जो भी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं उसके लगे 200 मीटर के दायरे में वो प्राधिकरण लगा हुआ था। तो अभी सरकार ने ये किया है कि जो उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद हैं उनसे तो हटा लिया है प्राधिकरण, लेकिन जो पुराने विनियमित क्षेत्र थे उनमें प्राधिकरण यथावत रहेगा, ये सरकार ने तय किया। तो उसके एवज में बागेश्वर नगर और जो बागेश्वर में एक और एरिया है महायोजना जहाँ लगी हुई है, वो बागेश्वर से पहले लगी हुई है कौसानी लुएशाल। तो उन दोनों जगहों पे प्राधिकरण अभी भी लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने जो घोषणा करी है उसका बागेश्वर वालों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। और ये भी एक तथ्य है कि वो दोनों जो एरिया हैं, बागेश्वर महायोजना और कौसानी लुएसाल महायोजना, दोनों ही हमारे माननीय विधायक जो चंदन नाम दास जी हैं, इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। तो इसे हम, जो एक कहावत है कि दिया तले अंधेरा वाली कहावत है, वो इस पे बिल्कुल फिट बैठती है। ये एक संवेदनशील मसला रहा है, लेकिन बागेश्वर में उस तरह से क्या ये जैसे चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता था, तो क्या आपको लगता है कि अभी चुनावों में बड़ा मुद्दा बागेश्वर में बना है? वैसे मुझे लगता है कि जो बागेश्वर, क्योंकि महायोजना जो है, महायोजना से प्रभावित बागेश्वर नगर और उससे लगे हुए 19 गांव और कौसानी लुएसाल जो ग्राम है, उस एरिया के ही लोग उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए जो इस एरिया के लोग हैं वो तो ज़रूर कहीं ना कहीं उनके मन में है, ये भावना है, ये टीस है। लेकिन उसके अलावा जो, चूँकि सरकार ने प्राधिकरण जो लगा हुआ था अन्य जगहों पे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के 200 मीटर वाले हिस्से में, वो अभी समाप्त कर दिया है। लेकिन ये जो बागेश्वर नगर और 19 ग्राम पंचायतें हैं और कौसानी लुएसाल, तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो भी मतदाता हैं इनके मन में कहीं ना कहीं ये टीस है कि हम अपने ही ज़मीन में अपना मकान बनाने में हमें अपराधी सिद्ध किया जा रहा है, हमें नोटिस आ रहे हैं। ये मुझे लगता है ज़रूर उनके मन में, मतदाताओं के मन में टीस ज़रूर है। तो ये बागेश्वर शहर में कम से कम एक तरह से असर इसमें डाल सकता है। तो अब हम इस मसले के बाद अब हम एक दूसरे मसले की तरफ हम कोशिश करते हैं समझने की। बागेश्वर उत्तराखंड का सबसे इंटीरियर ज़िला है, मतलब इसके पास जो 2 विधानसभाएं आती हैं उसमें से एक बागेश्वर है और दूसरी कपकोट है। कपकोट और भी इंटीरियर इलाका है। तो अगर हमें उत्तराखंड का जो पूरा राज्य का सपना था जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट का मॉडल की बात थी, तो उस सपने का कितना इम्प्लीमेंटेशन इस ज़िले में हुआ, इससे हम एक तरह से एक पड़ताल कर सकते हैं कि असल में उत्तराखंड में क्या कुछ हुआ है पिछले सालों में। तो हमारे साथ DK जोशी जी हैं, जो कि एक एक्टिविस्ट भी हैं और एक लॉयर हैं, एक हाईकोर्ट के लॉयर हैं और एक एक्टिविस्ट भी हैं। सर, आप कैसे देखते हैं कि बागेश्वर में जो पिछले 22 सालों में जिस तरह का कमिटमेंट था उत्तराखंड राज्य आंदोलन की, जिस तरह की एस्पिरेशंस थी, क्या उस दिशा में बागेश्वर कितना आगे बढ़ा है और क्या यहाँ के मसले हैं? हाँ, जहाँ तक बागेश्वर का सवाल है, यह ज़िला 1997 से बना हुआ ज़िला है और उत्तराखंड बनने से पहले बन चुका था। और करीब 24 साल के बाद अगर हम उत्तराखंड में बागेश्वर को देखें तो इसका नाम ही बागेश्वर, यानी बागेश्वर और बागनाथ यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध धाम है। तो यह मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो उस लिहाज से हम बागेश्वर को देखते हैं तो एक तो पौराणिक दृष्टि से और हमारे सांस्कृतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें तो इसके विकास के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया गया, बल्कि इसके पहचान को मिटाने की कोशिश की गई।
पहाड़ में एक मुद्दा ये भी है कि शराब का प्रचलन, गांव-गांव में राशन की दुकानों तक ये शराब पहुंच चुकी है। अगर आप इसको मिनी काशी कहते हैं, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूर्व विधायक गणों के द्वारा एजेंडे में भी ये शामिल था कि हम यहाँ पर इसको नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे। मैं व्यसन मुक्त समाज की बात इसलिए भी करता हूँ कि इससे बर्बादियाँ हो रही हैं, लगातार हो रही है। तो वो मसला अपनी जगह पर है, यानी वो अभी और बिगड़ता जा रहा है। एक तो ये मुद्दा। दूसरा, यहाँ पर विकास के लिए जो रेल वाली जो बात थी लंबे समय से, वो हर साल हर चुनावी समय में वो बात नेताओं के मुँह से तो निकलती है, लेकिन धरातल पर अभी भी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। और साथ में यहाँ पर आप देखिए, जैसे अभी पांडे जी ने बताया कि प्राधिकरण से लोग त्रस्त हैं। अब होना क्या चाहिए, जहाँ पर आप एक कॉमन सेंस है, जहाँ पर आपके पास ज़मीन बची होती है, उस बची हुई ज़मीन पर ही आप एक प्लान या प्रोजेक्ट करते हैं। यदि आपको महायोजना बनाना है, जैसे अगर सपोज करिए आपको एक पूरा एयरपोर्ट बनाना है। अब आप एयरपोर्ट बसे हुए शहर में आप एयरपोर्ट नहीं बना सकते। आपको स्टेडियम बनाना है तो बचे हुए जगहों पर आपको स्टेडियम बनाना होगा। कहीं पर आप ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाना है तो बचे हुए। तो ये नीति नियंताओं को सोचना चाहिए कि आप बस्ती को शामिल करके अगर महायोजना बनाएंगे तो वहाँ पर रह रहे लोग जिनके पास भूमि नहीं है, बहुत कम उनकी मेहनत से, छोटे पैसे से उन्होंने जो जोड़ी हुई है ज़मीन है, अगर आप वहाँ एक ऐसी योजना लेके आ जाएंगे तो वो मुद्दे अपनी जगह पर हैं। आपका जो एरिया है, जो आपने अपने प्रयोजन के लिए किया, अगर आप उसको सामुदायिक यूज के लिए, माने प्रयोग के लिए डिक्लेयर कर देंगे और ऊपर से आप नक्शा पास कराने की आपकी बिल्कुल, वो तो बहुत कंपलसरी अगर हो जाता है तो वो मिलान करते हैं तो उसका वो कभी मकान नहीं बन सकता। तो ये मुद्दे हमारे विकास से जुड़े हुए हैं, इस पर कभी काम नहीं हुआ। सैनिटेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ सैनिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। खर्चा हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि बागेश्वर की दृष्टि से यदि मैं देखूँ, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, केवल वो काम हो रहे हैं जिसमें कमीशन बढ़ सकता है। वो काम नहीं हो रहे हैं जिसमें वास्तव में पैसा खर्चा होता है और वास्तव में उसमें लगन से काम करने की ज़रूरत होती है। वो काम छूटे हुए। यहाँ पर एक जिला अस्पताल है, ट्रॉमा सेंटर, यहाँ पर बिल्डिंग बन चुकी थी पहले ही करोड़ों रुपया खर्च करके, और आपका ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ ब्लड बैंक की बिल्डिंग बन चुकी थी, लेकिन उस पर काम नहीं। वो बिल्डिंग इसीलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें निर्माण कार्य में कमीशन है तो इसलिए वो फटाफट बन जाते हैं, लेकिन वो वास्तव में ब्लड बैंक ट्रॉमा सेंटर संचालित हो, वो तो धन्यवाद की हाईकोर्ट का कि उनके डायरेक्शन से 3 साल तक यहाँ पर स्टाफ पूरा रहा और ब्लड बैंक आया, ट्रॉमा सेंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन आज वापस वो स्थिति फिर वैसी एज इट इज़ है। तो स्कूलों की हालत ख़राब है। तो जितने भी मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे थे, उसमें हम पिछड़ते जा रहे हैं। और एक नुकसान और हुआ है हमारे बागेश्वर, क्योंकि मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ, सीमांत जिलों से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र। यहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे और अब 2 हैं। तो यहाँ पर आप देखिए परिवहन, सड़कें केवल काटी जा रही हैं। वो जेसीबी जो ठेकेदारों के द्वारा उन पर रिबन काटते हुए रोडें तो कट रही हैं, सड़कें तो कट रही हैं, लेकिन अगर ये मान के चलिए कोई रेल लाइन तो जारी है, लेकिन रेल कभी नहीं आएगी, तो उस लाइन का क्या करें आप? तो हम तो चाहते हैं विकास तब कंप्लीट होगा आप सड़क के साथ गाड़ी भी साथ में उसको रूट तय करें, मतलब इसमें ये गाड़ी भी आएगी। जब तक सरकारी गाड़ी नहीं आएगी, नहीं तो वो केवल क्या हो रहा है, वो माफिया जिनके पास पैसा है वो अब शराब तस्करी और जो आपकी वन संपदा है या खनिज संपदा है उसको परिवहन करने के ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है और हमारे विदोहन ज़्यादा हो रहा है और उन लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के पास वह संपत्ति जमा हो रही है और उनका भी ध्यान समाज के सुधार के लिए नहीं है, बल्कि वो उसको किसी दूसरे तरीके से उपयोग कर रहे हैं। आप देखें चुनावों के मौके पर वो पैसा किस तरह से बाहर फिर दिखता भी है। जो बागेश्वर ज़िला है, इसका हायर हिमालयाज़ भी पर्यटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे इसमें पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक है, सुंदर ढूंगा का ट्रैक है। तो ये जो इस तरह के का जो पर्यटन है, जो इंटीरियर इलाकों में है, वहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती हैं इसको प्रमोट करने के लिए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ये सोच डेवलप करने की ज़रूरत है। देखिए कोई भी आदमी जब मेडिकेशन में होता है तो उसको हीलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हीलिंग के लिए आपको स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ भोजन, ऑर्गेनिक भोजन चाहिए होता है। यदि हम इसको इस टूरिज्म के साथ फूड भी अगर शामिल कर दें और साथ में आपका आध्यात्म में भी शामिल कर दें, जैसे योगा सेंटर्स हैं,
स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं। और इस प्रकार की जो हीलिंग के लिए आपने देखा सैनिटोरियम जो है हमारे भवाली में बना हुआ है, वो इसलिए बना है क्योंकि आओ हवा बहुत सुंदर वहाँ पर है। और हीलिंग मतलब स्पीड अप करने के लिए, हीलिंग के लिए ऐसे वातावरण बहुत जरूरी चाहिए होते हैं। तो हमें पर्यटन की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और इकोनॉमी को बढ़ाने की दृष्टि से भी ये होगा कि हम यहाँ पर स्पिरिचुअल सेंटर्स, योगा सेंटर्स और ऐसे ऐसे प्रोवाइड करें लोगों को जो बाहर से आएँ, जो मेडिकेशन में है, जो क्रिटिकल इलनेसेस की मेडिकेशन में है, वो यहाँ पर आकर के बैठें और यहाँ पर आके आराम करें और यहाँ का अच्छा फूड, ऑर्गेनिक फूड खाएं। तो उससे दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि यहाँ का रोजगार बढ़ेगा और दूसरा फ़ायदा होगा कि जो लोग जल्दी से अपने कहिए कि स्पीडी रिकवरी करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। और एक पहलू और है इसमें रोहित जी कि यहाँ पर हमारे जंगली जानवरों ने एक जो कहिए कि जो किचन गार्डन होता था या छोटे छोटे खेत थे वो सब नष्ट कर दिए। और सुकून लोगों का, जो आप एक बच्चा पैदा होता है तो उसको धूप सिखाने की ज़रूरत होती है, तो आप उसको बाहर धूप नहीं सिखा सकते। आपको कोई अनाज है उसको सुखाना है तो वो आप नहीं रख सकते, आप भी बाहर नहीं बैठ सकते। तो ये समस्याओं पर भी, ज्वलन मुद्दों पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए था। और हमारी सिविल सोसाइटीज़ के जितने भी लोग हैं बार बार पिंच करते रहते हैं, बार बार जो उन इशूज़ को उठाते रहते हैं, उसके बाद भी जो उदासीनता है अब जाकर के चुनावों में उभर के बाहर आई है। और हो सकता है कि इसका कुछ अलग ही हमें असर देखने को मिले। तो हमारे साथ महेश पांडे जी हैं। महेश पांडे जी, क्योंकि रेल बनाओ जो संघर्ष समिति रही है, जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश पीरियड 1912 में यहाँ सर्वे शुरू हो गया था रेलवे की शुरुआत का, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन। और ये हर हमेशा चुनावी समय में पूरी तरह से उभर कर फिर से आ जाता है और कुछ वादे होते हैं इसके इर्द गिर्द। तो पहाड़ में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन से जिस तरह से कनेक्टिविटी आसान हो सकती है और जो कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी एक तरीका हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसे डेवलप करने को लेकर काफ़ी बड़ा आंदोलन चलता रहा है। तो आप उसके सदस्य भी रहे हैं, आप लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है। तो इतनी देरी जो हो रही है रेलवे को पहाड़ में आने को लेकर, उससे आपको कैसा महसूस होता है, किस तरह की हालत है? वैसे तो ये जो हमने कई बार आंदोलन किया इस बारे में, और आंदोलन का नतीजा ये रहा कि नेताओं की ये बात रही कि ये लाइन हम बन जाएगा और मंजूरी भी देते हैं। अभी हम लोग कुछ दिनों पहले, 1 साल 1.5 साल पहले पीयूष गोयल दिल्ली में रेल मंत्री, उनके साथ भी मीटिंग की और यहाँ पर कई शिष्टमंडल गए थे वहाँ पर। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम रेल संघर्ष समिति ये इसको हम जल्दी पूर्ण करेंगे, मगर वो जो है कागजों में ही रहा, आश्वासन ही रहा, बाकी और कुछ उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी तो जो चीज़ वो पड़ी है, वो जो कार्य पड़ा है वही वैसे ही पड़ा है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर लोग वहाँ से जैसे लोग परेशान होते हैं बसों में, या रोड पहाड़ टूट जाती है बारिश के समय में, या उसमें टूट जाती है, तो उसमें क्या होता है मालूम है, रेल अगर जो अपने आए तो एक तो सस्ता ही पड़ता है, किराया भी सस्ता है उसका, फिर लोगों में आने जाने की सुविधा भी और जल्दी भी है। जो सो बसों में आपका काफ़ी टाइम लग जाता है, मगर उसमें जो रेल में है काफ़ी कम समय लगता है उसमें, तो अच्छा भी है। लोगों जैसे उल्टे कोई चीज़ें हैं, तकलीफें होती हैं, जो चीज़ें वो भी ऐसे परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो यही है इसके लिए। और ये तो लटका हुआ है अभी मामला, और इसका कोई मेरे को लगता है कि आशा तो मेरे कमी आ रही नज़र ये कि ऐसे नेताओं की उसमें। लेकिन घोषणाएं लगातार होती रहती हैं हाँ, इसके बनने की। घोषणा तो बीजेपी सरकार ने भी की, बिल्कुल, उससे बिल्कुल, पहले बिल्कुल। कांग्रेस सरकार भी हाँ, करती आई है। ये घोषणा तो पहले से होती आ रही है। आज से 100 साल पहले ही अंग्रेजों ने समय में ये लोग, हाँ, ये जो रेल लाइन का जो वो दिया था, सर्वे किया था, इसकी प्लानिंग बैठी थी और सब कुछ हुआ था, मगर अभी जो सरकार आई उन्होंने इसको लटकाए रखा अपने पेपर में, अपने कागज़ों में ये लटकाए रखा इस मामले को। अच्छा, आप गैरसैंण आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं और उत्तराखंड की आंदोलन के साथ ही जुड़ी हुई एक मांग थी कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में बनाई जाए। हमने देखा कि पिछले दौर में जितनी भी सरकारें आई, सबों ने कहा कि उत्तराखंड को स्थायी राजधानी के बारे में बात की। एक फौरी एक राजधानी वहाँ बनाने की कोशिश भी हुई है, जिसे कहा जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी हम लोग वहाँ सत्र करते हैं। ये क्या कुछ चल रहा है गैरसैंण राजधानी, और आप कैसे देखते हैं? अभी तो एक बड़े आंदोलन में आप उधर धरने पर भी बैठे हुए थे। ऐसा है जी, मैंने तो 2 बार इसमें आंदोलन हिस्सा लिया था, 2 बार भूख हड़ताल में बैठा था मैं। तो वहाँ पर ये ऐसा है कि अगर राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं तो इसको आने देनी नहीं चाह रही, क्योंकि वहाँ ये कहते हैं कि इनका बहाना यही है कि यहाँ सुविधा नहीं है, जो कि सुविधा मैंने वहाँ कई बार जाते हैं, हम लोग फ़ोटो भी खींचते हैं, लोग जाते हैं, वो लोग भी कहते, तो वहाँ सुविधा सब कुछ है होने के बावजूद भी उनका ये बहाना है कि यहाँ उनके बच्चे वहाँ देहरादून में पढ़ रहे हैं, उनकी प्लॉट वहाँ उन लोगों ने अपना अच्छी सुविधा है, यहाँ तो सुविधा नहीं मिल पाएंगी। फिर पहाड़ की राजधानी जो पहाड़ में होगी
तो उनको काफ़ी परेशानी होगी, तो उनके बच्चों की परेशानी होगी, उनको भी परेशानी होगी। तो ये नहीं चाहते हैं कि हम पहाड़ में जाएं और यहाँ पर पहाड़ में राजधानी स्थायी राजधानी गैरसैंण बने। तो ये इनका मकसद है। और हमने तो ऐसा देखा कि वहाँ पर मैंने जहाँ तक देखता हूँ लोगों को, कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि ठीक है हमारा तो पहाड़ में ही राजधानी हो। अभी जैसे देखिए पिथौरागढ़ से धारचूला से लोग आते हैं, तो यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है देहरादून जाने में, वही टाइम अगर उससे कम टाइम में तो वहाँ गैरसैंण पहुँच जाएगा। हाँ, कई जगह से ऐसे जगह दूर दूर के इलाके में से वहाँ से वहाँ। तो जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ कि इसको जो मैदानी क्षेत्र के जो मंत्री हैं, विधायक हैं या उनके जो अफसर हैं, वो लोग इसको आनंद जाना चाहते हैं कि पहाड़ के अंदर कि यहाँ राजधानी बने। अच्छा, गैरसैंण राजधानी तो मतलब उत्तराखंड आंदोलन के साथ ही इसकी मांग शुरू हुई थी। उसके अलावा लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि गैरसैंण जो है एक अस्थिर जगह है, मतलब उसके लिए राजधानी आयोग जो बना था, उसके बाद जो अलग अलग रिपोर्ट्स आई उनमें कहा गया कि क्योंकि एक पहाड़ी, इतना बड़ा पहाड़ में शहर बनना मुश्किल है। आपको कैसा लगता है ये आर्ग्यूमेंट? क्योंकि शुरुआत में तो बात ही यहाँ से थी कि पहाड़ में क्योंकि विकास करना है इसलिए पहाड़ को एक अलग राज्य बनाया जाए। अब राजधानी के बारे में ऐसा आर्ग्यूमेंट आता है कि पहाड़ में राजधानी बन ही नहीं सकती क्योंकि पहाड़ तो फ्रेजाइल है। ऐसा जी, ये तो कहानी वाली बात है। ये तो कह रहे हैं, बहाने तो कई हैं लोगों के। तो पहाड़ में राजधानी ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस बारे में ये तो गलत बातें हैं, क्योंकि ऐसे पहाड़ में अगर राजधानी बनेगी तो यहाँ तो विकास होगा ही, ठीक है ना। यहाँ के बच्चे अच्छा होगा, और जो जो बाहर से इनके ऐसे हैं, ऐसा करते हैं, तो वो भी दूर हो जाएंगे इनके, और ये तो फिर काम भी करेंगे। हाँ, देहरादून में बैठ के क्या काम होता है, इनको कुछ भी नहीं होता काम। और जब पहाड़ में बैठेंगे तो यहाँ काम करना ही पड़ेगा कि पब्लिक इनको वो तो होना ही पड़ेगा इनको अपना उसमें काम में अपने। तो इसमें मैं ये नहीं सोचता कि भाई यहाँ पर पहाड़ में अगर राजधानी बने तो अच्छा ही है और होना चाहिए। हम तो इससे संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे इसलिए। और पहाड़ में राजधानी, गैरसैंण राजधानी, स्थायी राजधानी पहाड़ के अंदर होनी चाहिए। अभी तो हम तो पूरे कोशिश प्रयास में लगे हुए हैं अभी। बागेश्वर एक ऐसा ज़िला है जो कि आपदाओं से भी लगातार जूझता रहा है। उत्तराखंड तो अब एक तरह से धीरे धीरे आपदा प्रदेश ही बनता जा रहा है। हर साल हम 2013 से ही अगर हम सिलसिले की शुरुआत माने, जबकि ऐसा नहीं है, 2010 में भी उत्तराखंड ने आपदा झेली थी। लेकिन उसके बाद से हम लगातार एक सिलसिला देखते हैं कि उत्तराखंड आपदा का शिकार होता रहा है। आप आपदा प्रबंधन से जुड़े रहे हैं और इसके इर्द गिर्द आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और रेस्क्यू के भी आपने ऑपरेशंस किए होंगे। तो क्या बागेश्वर ज़िले का जो इंटीरियर इलाका है, मैं अक्सर ख़बरों में सुनता हूँ कि वो आपदा का शिकार रहता है। बर्फ़ हो जाए तो आपदा, बारिश हो जाए तो आपदा, और अगर कुछ ना हो तो भी आपदाओं की खबरें इधर से आती रहती हैं। तो ये कैसा ज़िला रहा है आपदाओं के लिहाज से पिछले सालों में? ठीक कहा आपने कि बागेश्वर जनपद जो है आपदा की दृष्टि से जो है वो जोन 5 में आता है। यहाँ पर बहुत तरह के जो है लैंडस्लाइड है, भूकंप है, त्वरित बाढ़ का आना है, और बर्फ़ पड़ने के दिनों में जो है अवलांच के बहुत सारे खतरे होते हैं। तो इन सारी साल भर कोई ना कोई आपदा यहाँ पर जुटी रहती है। तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पर 2004 में आपदा प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ हुआ। और इस शुभारंभ के तहत जनपद बागेश्वर, मतलब उत्तराखंड के 13 के 13 जनपदों में ये परियोजना को लागू किया गया, और जिसमें प्रत्येक जनपद में जो है एक डीपीओ की नियुक्ति यहाँ पर की गई। और डीपीओ ने उस अपने जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर और कैसे इन आपदाओं से, इन जो घटनाएं जो घटित होती हैं मौसमवार, उनसे निपटने के लिए कैसे इसको वो ट्रैगल किया जाए। तो उसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर जो है प्रत्येक जनपद में जो है एक ऐसी टीम बनाई गई जिनको प्रशिक्षण दिया गया, और अपने अपने गांव स्तर पर जो है उन जगहों को चिन्हित किया गया कि कहाँ कहाँ पर आपदाएं आ सकती हैं और उसके लिए क्या जागरूकता की जा सकती है। और कभी कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह की घटनाएं आपके उस क्षेत्र में होती है तो उसके लिए किस तरीके से आपको निपटना है, तो उसकी एक कार्य योजना बनाई गई, और वो पूरे जनपद स्तर पर बनाई गई, तहसील स्तर पर बनाई गई, और राज्य स्तर पर उसको बना के उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। और ये परियोजना 2008 में ये समाप्त होगी। यूएनडीपी और गृह मंत्रालय के द्वारा जो योजना यहाँ पर चलाई गई थी, उसके बाद इसको उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया, और उत्तराखंड सरकार द्वारा फिर इस पर क्या क्या और नई चीज़ हो जाती है उसके तहत क्या क्या प्रत्येक जनपद में जो है ना मास्टर ट्रेनर रखे गए, और जो कि क्वालिफाइड होते थे सर्च एंड रेस्क्यू में ये लोग कार्य करते थे। और जिस समय आपदा नहीं होती थी उस समय ये गांव-गांव में जाकर या पंचायत क्षेत्र में जाकर या
आपका जो भी एक मंडल क्षेत्र होता है उसमें जाकर या फिर ब्लॉक क्षेत्र में जाकर, तहसील क्षेत्र में जाकर वहाँ पर लोगों को, युवकों को, युवतियों को जो है प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे हम जो है, कोई लैंडस्लाइड हो जाता है उसके अंदर दबा होता है तो उसको कैसे निकालते हैं, कोई बिल्डिंग अगर कोलैप्स हो जाती है भूकंप के तहत तो उसके अंदर जाके आप कैसे उनको बचा के लें। तो ये टेक्निक बहुत सारी जगह इनको सिखाई गई, लेकिन उसको सिखाने तक तो वो लोग काफ़ी बजट आया, वो सिखा भी दिया गया, लेकिन उसको एक कार्य योजना में तब्दील ना जिला स्तर पर किया गया, ना तहसील स्तर पर किया गया, खाली उनके नाम रख दिए गए। और कालांतर में बहुत सी में क्या हुआ, जो नौयुवतियाँ थी वो अपने रोजगार के चक्कर में वो गांव को छोड़ते चले गए। और जब कभी भी कोई हादसे होते हैं तो वहाँ पर फिर वो गांव में जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया वो लोग वहाँ पर होते ही नहीं थे। तो जिस कारण जो है आपदाएं, जो घटना होती थी वो घटना जो है आपदा में परिणत होती थी, यानी कि लोगों का मरने का अधिक मौतें वो आपदा के दौरान होने लगी। और जब भी कोई घटना घटित होती है, अगर उसमें एक्सपर्ट लोग समय पर वहाँ पहुँच जाएँ तो जो व्यक्ति उसमें पीड़ित हुआ है उसको बचाया जा सकता है। अच्छा, उत्तराखंड, क्योंकि मैंने जैसे इसकी भूमिका भी बांटते हुए मैं यही कह रहा था कि उत्तराखंड अपने आप में ही एक आपदा प्रदेश बनता जा रहा है। और हम लोग देखते हैं कि एक जापान की कहावत है कि आपदाएं तब आती हैं जब हम उन्हें भूल जाते हैं। तो लेकिन हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड को अगर उस कहावत से सबक लेना होता तो हम तो हमेशा भूल जाते हैं। एक बार हमने आपदा आ गई तो उसके बाद हमारे पास कोई एक्शन प्लान अभी तक, एक तरह से 2013 की आपदा जितनी भयानक थी उसके बाद थोड़ा बहुत इस तरह का डिसिप्लिन दिखता है। अदरवाइज हमारे गाँवों को हम तैयार क्या कर पा रहे हैं आपदा की तैयारी के लिहाज से? सरकार के द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं बन रही हैं। अभी इन्होंने विजन 2020 करके प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इन्होंने जो है 20-20 लोगों की एक टीम बनाई थी, उनको प्रशिक्षण दिया गया। वो हो रहा है, लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन आता है या जब भी कोई घटना घटित होती है तो वो घटना और प्रशिक्षण लेने के बीच में जो है वो जो गैप होता है तो तब तक वो सारा कुछ जो है भूल चुके होते हैं। तो सरकार को ये करना चाहिए कि जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया था उनको लगातार किसी न किसी इनमें इन्वॉल्व रखना चाहिए, जिससे कि वो तुरंत घटना हो तो तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे और लोगों को बचा सकें। सरकार का ये चल रहा है, लेकिन वही दिक्कतें हैं कि 2004 में जब यूएनडीपी और गृह मंत्रालय की योजना चली तो 2004 में जहां हम पहले खड़े थे, जो रेवेन्यू या जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी या तहसीलदार पटवारी गांव स्तर पर यह आपदा को निपटने के लिए ये लोग वहां जाते थे और मृत व्यक्ति को मुआवजा देते थे, आज हम वही 2004 वाली स्थिति में आ चुके हैं। अच्छा, आप क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस में जाते रहते हैं और क्योंकि ये इलाका तो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा आपदाओं का शिकार रहता है, तो जो जिस वक्त में रेस्क्यू ऑपरेशंस में मतलब जिस तरह के कमिटमेंट होते हैं सरकारों के, जैसे मैं एक गांव का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कपकोट विधान सभा का, यानी को कपकोट तहसील का ही वो गांव है जिसको रिहेबिलिटेट करने की बात थी कि पूरा गांव को यहाँ शिफ्ट करना था, लेकिन वो लंबे समय तक हो ही नहीं पाया। कुंवारी गांव था, कुंवारी गांव को, हाँ कुंवारी गांव। तो वो मैं अक्सर रिपोर्टिंग के लिए उधर जब था तो लोग काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में थे। तो ये इस तरह के जब सरकारें कमिटमेंट पूरे नहीं करती हैं तो आप जैसे जो रेस्क्यू जो ऑफिसर्स होते हैं या जो आप ज़मीन पर काम करते हैं, आप लोगों को भी पब्लिक की तरफ से आक्रोश का सामना करना पड़ता है क्योंकि कमिटमेंट पूरे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात उठाई। मैं 2013 की अगर ये आपदा में, जैसा कि मैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन मैंने किया था, लेकिन उसी समय यूएनडीपी ने हमारे उत्तराखंड के 5 डिस्ट्रिक्ट में यूएनडीपी ने एक कोऑर्डिनेटर रखे थे, जिसमें मेरा सौभाग्य ये रहा कि बागेश्वर जनपद मुझे उस कोऑर्डिनेटर के रूप में मिला और मैंने 6 माह तक जो है यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ था 2013 की आपदा पे, तो उसका डाटा कलेक्शन किया था वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो उसी दौरान मुझे मौका मिला कि कुंवारी गाँव में 64 परिवार, उस समय अभी 72 हो गए हैं सुनने में आ रहा है, 64 परिवारों को जो है रिहेबिलिटेट करना था। तो उसकी रिपोर्टिंग भी मुझे करने का अवसर मिला और मैं 2 बार उस कुंवारी गांव में गया था और वहाँ लोगों से हम मिले। तो उसके लिए पूरा जो फंडिंग थी वो वर्ल्ड बैंक कर रहा था और यहाँ पर जिला प्रशासन के माध्यम से उनको देना था और उसकी रिपोर्टिंग मुझे करनी थी। तो हम लोग, मैं और जो उसमें तत्कालीन जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी थी रिया सांगुड़ी, वो हम दोनों वहाँ गए। तो वहाँ पर ये आक्रोश का सामना हमको करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा कि गवर्नमेंट के द्वारा प्री फैब हट, जो एक बनी बनाई पैनल आते हैं, उनको जोड़ के जो है वो गांव में बनाने की योजना बनी थी। उसके लिए साइट सिलेक्शन भी उन्होंने कर लिया था। वो कुंवारी गांव के ठीक ऊपर निनिया एक जगह है, वहाँ पर वो हट बनाने की योजना बन चुकी थी। तो गांव वालों को बताया गया कि भाई ये आप लोगों को हम जो है रिहेबिलिट करेंगे और गांव के ऊपर कर देंगे, वो सेफ जगह है।
तो उन लोगों को एक फैब्रिकेटेड हट जो है कपकोट तहसील में आज भी बनी हुई है वो दिखाया गया। तो उन्होंने देखा तो वो 1 मंजिला हट थी और उसमें एक 1 रूम बेडरूम सेट था, एक जगह किचन था। लेकिन उनको लगा कि इसमें तो ना तो हमारे मवेशी रह सकते हैं और ना ही हम इसके अंदर आग जला सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अगर आपको देना है तो हमें मुआवजा दीजिए, हम अपना घर खुद बना लेंगे पत्थर और लकड़ी से। तो सरकार ने फिर उनको जो है कहा कि नहीं, आपको प्री फैब हट बनानी ही पड़ेंगी, वही आपको दिया जाएगा। तो उसमें वो प्री फैब हट जो है 10 लाख रुपए की बैठ रही थी। तो सरकार ने जब उनको मुआवजा देने की बात आई तो वो 2 लाख पर उनका जो है, उनका हम 2 लाख, उनका ठीक है हमको 2 लाख ये। तो धीरे धीरे वो लोग कोई रुद्रपुर बसे, कोई सितारगंज बसे, कुछ लोग कुंवारी में ही वो लोग बस चुके हैं। और वो जो उनके आक्रोश का जो सामना आप कह रहे हैं तो वो हमको करना पड़ा, उनकी हमने पीड़ा को समझा। लेकिन हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के साथ हमने उनको बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया और सरकार के साथ भी हमने बात की, चाहे वो अपने देहरादून अपने कोऑर्डिनेटर से बात की और यहाँ पर बागेश्वर में जिलाधिकारी, वहाँ उप जिलाधिकारी कैलाश टोले से भी हमने उस समय बात की थी। और उन लोगों ने फिर जो है इस मसले को निगोशिएट करते हुए आज उन लोगों को मुआवजा दिया और वो अपने मकान बना के वहाँ पर रह रहे हैं। चलिए शुक्रिया सर। अभी हम ये एक अच्छा सहयोग था कि जो पूरा उत्तराखंड का सबसे फ्रेजाइल इलाका है उस इलाकों में से एक है बागेश्वर ज़िले, उसमें आपदा प्रबंधन से जुड़े जो सवाल हैं उन पर हमने बात की। अभी हम आलोक शाह जी हमारे साथ हैं। आलोक शाह यहाँ पर किसानी और खेती के कुछ अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। हम थोड़ा सा पहले वहीं से जानने की शुरुआत करते हैं क्योंकि बागेश्वर असल में खुद अपने आप में एक सेरा है, मतलब कि नदी के किनारे का उपजाऊ इलाका है। उसके अलावा बागेश्वर के जो दूसरे इलाके भी हैं जो गोमती के किनारे हैं या सरयू के किनारे हैं, तो ये खेती किसानी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह से ज़िला हो सकता है। लेकिन जैसे कि पहाड़ के अधिकतर इलाकों में खेती किसानी की का स्कोप धीरे धीरे सिकुड़ता गया है, तो बागेश्वर ज़िले के इन इलाकों में भी ऐसा हुआ है। लेकिन सब्ज़ी और आप मेरे ख्याल से फ्रूट्स वगैरह भी उगाते हैं और उसके क्षेत्र में भी आपने काम किया है। बागेश्वर में कितना स्कोप इसका आप पिछले दौर में बनाए, थोड़ा सा मुझे समझाएंगे? हाँ ठीक है। मैं आपसे पहली बात ये कहता हूँ, मेरा बहुत ही मन हो रहा था कि मैं प्राधिकरण के विषय में बोलूँ। एक छोटी सी बात कही, फिर मैं अपनी बात पर आऊँगा। मैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्राधिकरण के बारे में है वो डी.के. जोशी जी ने भी आपको बताया और श्री पंकज पांडे जी ने भी आपको बताया। तो अब होता क्या है कि ये तो इन्होंने ये बताया कि क्या कैसे होना चाहिए था और कैसा हुआ। अब मैं एक सामाजिक विषय की बात उठाता हूँ आपको। होता क्या है कि जब आप प्राधिकरण से आपका पास नहीं होता है तो आपको आपकी जो अर्हता है लोन पाने की वो भी समाप्त हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण होता है जिससे कि वो इन्होंने बताया कि लोगों ने आत्महत्या करी, वो विषय वहीं से उपजता है क्योंकि आर्थिक कारण आपके ख़त्म हो जाते हैं। रिश्तेदारों से आपने पैसा उठाया है तो होता क्या है कि धीरे धीरे वो पैसे का तकाजा भी होता है, बन नहीं रहा है, उस पैसे उससे जो अर्निंग होती थी वो नहीं हो रही है। अब हम सागवानी पे आते हैं। देखिए हम सागवानी पे आते हैं, यहाँ सागवानी में बहुत सारे प्रयोग होते हैं। मैं तो एक छोटा सा, हम लोग क्या करते हैं सीडलिंग्स तैयार करके किसानों को दे देते हैं, इतना सा काम करते हैं। वो भी अपर्याप्त होता है क्योंकि हमारी क्षमताएं हैं, अपनी लैंड हमारे पे सीमित हुई, आदमी हमारे पे सीमित हैं, कोई हम सरकारी मुलाजिम तो है नहीं। तो अब कुल मिला के क्या होता है कि वो जितना बड़ा कार्य होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं हो पाता है। अब मुझे अफसोस की बात है, हॉर्टिकल्चर इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, ये प्याज की पौध उपलब्ध नहीं करा पाता है। मतलब किसान आज भी आप अगर कहीं पे जाएंगे जो आपका किचन गार्डनिंग करते हैं, हज़ारों लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, हज़ारों लोग जो मतलब सेपलिंग्स के लिए मतलब परेशान हो गए, इनको नहीं मिल पाया। तो अब होता क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ में सरकार दोषी है, ये भी नहीं मानना चाहिए हमने। मतलब हम किस ढंग से काम करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। पहली बात तो क्या है कि यहाँ जो एजुकेशन है, अभी क्या है, यूट्यूब की एजुकेशन धरातल में काम नहीं करती है कई बार। अब जो एजुकेशन है यहाँ पे कार्यशालाएं आयोजित होनी चाहिए जिसमें उसको पौधा लगाना और बीज को रोपण करना ये चीज़ आनी चाहिए। मौसम के बारे में पता होना चाहिए, उसको किस तापमान में क्या चीज़ उगेगी ये पता होना चाहिए। तो उसको अब हमारे पे ऐप तो हैं, अभी मौसम की जानकारियाँ वगैरह सब देते हैं, लेकिन हमारी मुश्किल क्या है कि हमको सही ढंग से ये पता नहीं लगता है कि हमने किस तापमान में उस बीज को डालना है। क्योंकि बीज अभी पॉली हाउस ने माइंड का कंसेप्ट बिगाड़ दिया है। जो हमारी पारंपरिक खेती होती थी, जो हमारे पिताजी हमको बता के जाते थे, हमारे पूर्वज हमको बता के जाते थे, वो कैरी फॉरवर्ड होता था कि कद्दू जो है
ये इसके छलड़ी के बाद लगेगा, ये ऐसे लगेगा। अब पॉली हाउस का कंसेप्ट आया तो नई पीढ़ी के माइंड में क्या है कि कोई भी चीज़ कभी भी लगा लो, लेकिन वो संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। चलिए एक बात तो मैंने ये बताई। अब दूसरी बात क्या है, ये सागवानी और ये पूरी जो वानिकी है, इसको अगर आपने बचाना है तो आपको बंदर के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। देखिए बंदर को अब हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी आबादी कैसे ख़त्म की जाए, क्या की जाए, ये तो एक अलग विषय हो जाएगा, बहस का विषय बन जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो आप चाल खाल में और आप बाउंड्री में बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं, तो मैंने अभी यहाँ अपने वहाँ गार्डन में लगाया, सोलर फेंसिंग करी अपने गार्डन में। अपने उससे पहले डीएम साहब से इनसे पूछा मैंने, लेकिन नहीं हो पाया। तो सोलर फेंसिंग करी तो उसमें बंदर बिल्कुल नहीं आता है। और वो हाँ, वो अभी गर्म पानी वगैरह में भी कहीं पर देख रहा था, उन्होंने भी करी। तो अब दीवार, एक गांव में दीवार तो बनती है, उसमें जो है शाही भी नहीं आता है, सूअर भी नहीं आता है और बंदर भी नहीं आता है। मतलब पेड़ टू पेड़ जंपिंग नहीं होनी चाहिए, वो नहीं आ पाता है। तो मतलब फुल प्रूफ है। मैं उसको करना चाह रहा था, ये बात मैं 5 साल पहले नहीं कह पाया क्योंकि मैंने किया नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। अब मैंने जब उसको किया, मतलब 6 महीना लगा मुझे, उसकी पूरी नॉलेज हासिल करी और मैंने कर दिया। वो खुद के हाथों से किया, मतलब खुद किया। उसमें कोई ट्रेंड मजदूर बाहर से नहीं लाया, अपने ही मजदूरों से कराया उसको, तो वो हो गया। अब मेरा मानना है कि गाँव में जो इकट्ठा जो पैसा आता है कि दीवार के लिए आता है, आप मनरेगा वगैरह में पैसा देते हैं, उसमें ये कार्य कराए जाने चाहिए, जिससे उत्तराखंड का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा रोज़गार है। अब पहले हमारे वहाँ डायलॉग होता था ना कि हमारे फादर बैठते थे जब शॉप में हमारे, तो पूछते थे कि तुम्हारे कतु मेहड़ खाओ है जहाँ, पहाड़ी में कहते हैं कितने महीना खाने के लिए हो जाते हैं। तो वो कहने वाला बड़ा फ़ख्र से कि मैं 6 महीने का अनाज मेरा पैदा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 6 महीने का अनाज हो गया, कुछ समय अन्य कार्य कर लिए, अपने ही घर के कार्य कर लिए, तो आदमी की दिनचर्या कट जाती थी। कभी छत सुधार ली, कभी कुछ। अब क्या है कि उसको कैश क्रॉप चाहिए, और कैश क्रॉप चाहिए उसको, स्कूल बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरनी है, कैश क्रॉप चाहिए। तो कैश क्रॉप कहाँ से आएगी? बंदर तो जो है पौधे निकाल के कुछ तो खाएगा और कुछ क्या करता है, पौधे निकाल के वहीं पर रख जाता है। तो उस किसान का मेरा वो रोज़गार नहीं, मेरे को दर्द नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। तो उस किसान के दर्द को आप महसूस कीजिए, जो बेचारा मतलब 6 महीने 3 महीने की फसल को वेट करता है, लास्ट में उसको बंदर बर्बाद कर देता है। आपके सुमेश्वर बेल्ट है, बद्रीनाथ करके एक जगह है, वहाँ पे जो है मैंने अपने आँखों से देखा कि सीड डाले थे उन्होंने, सीड फूल गया था तो बंदर उसको चुग रहे थे कि दाने को। तो इस किस्म की जो समस्याएं हैं ना, ये मूलभूत समस्याएं हैं मतलब हमारे एरिया की। बाकी हमारा जो जोर है शराब की दुकान के विकेंद्रीकरण में नहीं होना चाहिए। मेन बात है हमारा जोर तो रोज़गार के विकेंद्रीकरण में होना चाहिए कि हर आदमी को रोज़गार मिले। यहाँ जो है गेस्ट हाउस, रिसोर्ट, इन पे पैसा निवेश किया जाना चाहिए। पलायन से पहाड़ जिस वजह से जूझ रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह हम इतने बड़ी हमारी कुमाऊं की यात्रा में हमें समझ में आई कि जंगली जानवरों का प्रकोप और उसकी वजह से खेती किसानी से को छोड़ते जो ग्रामीण हैं, वो एक बड़ी वजह बनी है। तो साहजी ने भी अभी जिक्र किया कि बंदर एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। इसी तरह से सूअर है और दूसरे जंगली जानवर भी हैं जो पहाड़ के गांवों में खेती किसानी को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारी बागेश्वर के सिविल सोसाइटी के लोग जो यहाँ पर अलग अलग तरह के रचनात्मक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हैं, उनसे हमने बात की और हमने समझने की कोशिश की कि चुनावों के इतर, जो चुनाव के समय में तो नारों की तरह काफ़ी सारे मुद्दे उछलते हैं, लेकिन चुनावों के इतर व्यावहारिक जीवन के और ख़ासकर व्यावहारिक तौर पर बागेश्वर के क्या मसले हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, तो उसे हमने जानने की कोशिश की। तो आप सभी लोगों का शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और दोस्तों फिर से मेरी अपील है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सोशल मीडिया के हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स को आप फॉलो करेंगे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।